हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन अग्रवाल। मैं एक इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट और गुजरात के वलसाड़ और वापी जिले में प्रैक्टिस करता हूं। आज आपके लिए एक इंपॉर्टेंट और यूजफुल टॉपिक आज बात करेंगे रीनल सिंपैथेटिक डिनर्वेशन के बारे में। यानी एक ऐसी टेक्निक है जिससे ब्लड प्रेशर को बगैर दवाओं के कम किया जा सकता है। क्या ये टेक्निक इफेक्टिव है? क्या ये टेक्निक रिकमेंडेड है? क्या ये टेक्निक आपको करवानी चाहिए? काफ़ी लोग हमसे आगे पूछते साहब दवा बीपी की लाइफ टाइम लेनी पड़ेगी, कुछ तरीका ऐसा बताओ कि कोई सर्जरी वर्जरी ऐसा कुछ करके अगर बीपी का चक्कर ही खत्म हो जाए, दवा ही ना लेनी पड़े, तो क्या ऐसा कुछ किया जा सकता है या नहीं? इस बारे में काफ़ी लोग हमें पूछते हैं। तो सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेक्निक जो ऐसे लोगों के लिए करी गई थी या जो कुछ टाइम तक काफ़ी प्रचलन में थी, जिसका थोड़ा एफिकेसी था, वो रीनल सिंपैथेटिक डिनर्वेशन था। बेसिकली एक एंजियोप्लास्टी जैसा प्रोसीजर ही है, परक्यूटेनियस प्रोसीजर है। इसमें क्या करते हैं, ये कैसा प्रोसीजर होता है और कितना इफेक्टिव है और कितना ब्लड प्रेशर रिडक्शन ये कर सकता है कि आपकी पूरी दवाएं इससे हमेशा के लिए बंद हो जाएंगी, इस बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और यूजफुल होगा, इसलिए रिकमेंड करूंगा कि इसे एंड तक देखें जो लोग। आज का कंटेंट है रीनल सिंपैथेटिक डिनर्वेशन के बारे में। ये बेसिकली एक एंजियोप्लास्टी जैसा प्रोसीजर है जिसमें पाँव की नली से एक स्पेशली डिज़ाइन कैथेटर, जिसमें रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन कैथेटर होता है, एक स्पेशल शेप का, स्पेशल डिज़ाइन का एक कैथेटर बनाया जाता है जो किडनी के चारों ओर सिंपैथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, उसमें दो तरह के फाइबर्स होते हैं, एक वैसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर यानी वैसो प्रेशर फाइबर्स और एक वैसो डिप्रेसर फाइबर्स जो वैसो डायलेटर फाइबर्स होते हैं। उसमें सिलेक्टिवली वैसो कंस्ट्रिक्टर फाइबर्स को आपको कट कर देना होता है। कट मतलब क्या होता है कि रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से वो ये फाइबर्स जो है किडनी के चारों तरफ एक जाल बना के रहते हैं। तो किडनी के अंदर से आप इसमें जाते हैं, नली के अंदर से, और चारों तरफ मल्टीपल स्पॉट्स में इन फाइबर्स को, कनेक्शंस को कट कर देते हैं। तो इसकी वजह से किडनी में सिंपैथेटिक इनर्वेशन नहीं जा पाता। सिंपैथेटिक जो ड्राइव है जो किडनी में अगर नॉर्मली पहुंचता है तो वो किडनी से और हार्मोन्स को निकलवाता है, जिसकी वजह से लोगों का ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और यही हार्मोन्स जो है किडनी को फोर्स करते हैं कि वो सोडियम को रिटेन करे, वॉल्यूम को रिटेन करे, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। किडनी वाले पेशेंट में आपने देखा होगा कि ज़्यादातर लोगों का ब्लड प्रेशर ज़्यादा ही होता है। जब एक बार व्यक्ति का किडनी फेल हो जाए तो ब्लड प्रेशर बढ़ ही जाता है। तो किडनी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स माना जाता है। और इसके चारों ओर जो इसकी नली है, उसके चारों ओर जो सिंपैथेटिक फाइबर्स हैं, वो इसमें एक बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो साइंटिफिकली ये पाया गया या ये सोचा गया कि इन फाइबर्स को अगर हम रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी से अगर जला देते हैं, इनको कट कर देते हैं, तो दोबारा दिक्कत नहीं करेंगे। फिर इसमें किडनी को सिंपैथेटिक ड्राइव से हार्मोन्स नहीं मिलेंगे, तो बीपी नहीं बढ़ेगा। तो इस माध्यम से आप दवाइयों को या तो कम कर सकते हैं या बंद कर सकते हैं और लोगों को दवाइयों से निजात दिला सकते हैं, खासकर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन वाले केस में। यानी कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिनका बीपी इतना ज़्यादा होता है कि 4 दवाई देने के बाद भी कंट्रोल नहीं होता। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन का बाय डेफिनेशन मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति में एटलीस्ट बीपी कंट्रोल करने के लिए 4 दवाई मीडियम से हाई डोज पे अगर देने की ज़रूरत पड़ती है तो उसे रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन की कैटेगरी में माना जाता है। 4 अलग अलग कैटेगरी की दवाई। तो वैसे लोगों के लिए इसको माना गया कि अगर आप इसको यूज़ करके रीनल सिंपैथेटिक फाइबर्स को अगर आप जला देते हो, उनको आप कट कर देते हो, तो फिर आपको फर्दर प्रॉब्लम नहीं आएगी और लॉन्ग टर्म तक ही बीपी कंट्रोल करेगा। इससे पहले कुछ इस तरह के हाइपोथेसिस पहले भी थे कि जब सर्जिकल सिंपैथेक्टमी किडनी वगैरह का करते थे तो लंबे समय तक लोगों को बीपी कम रहता था और काफ़ी लोगों को इससे साइड इफेक्ट ये देखा जाता था कि बीपी बहुत ज़्यादा कम हो जाता था। तो उनको ऐसा लगा कि अगर हम सिलेक्टिवली किडनी के फाइबर्स का अगर नर्व सप्लाई कट कर देते हैं तो ये ज़्यादा समय तक इफेक्टिव रहेगा, ज़्यादा ब्लड प्रेशर में एडवर्स इफेक्ट्स भी नहीं होंगे, बीपी की रिक्वायरमेंट मेडिसिन की कम हो जाएगी और लॉन्ग टर्म लोगों को दवाइयों से बचाया जा सकता है। खासकर रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन वाले केस में जहाँ बहुत ज़्यादा दवाई लगती है, तो वहाँ पे ये दवाइयों को अगर 4-5 दवाइयों के बदले 1-2 दवाई पे भी आ गया तो व्यक्ति का जीना थोड़ा ईजी हो जाता है। नहीं तो क्या है, 4 अलग तरह की दवाइयाँ फुल डोज में लेना, लाइफ टाइम के लिए लेना इतना ईजी नहीं है लोगों के लिए। तो एक सिंगल यूनिपोलर कैथेटर सबसे पहले डिज़ाइन किया गया, सिंप्लिसिटी 1 करके ट्रायल आया था। इसमें 45 पेशेंट्स को स्टडी किया था और 3 साल तक उनको फॉलोअप किया गया था। ये ट्रायल में उनको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ब्लड प्रेशर रिडक्शन मिला, ऑलमोस्ट 15 से 20 मिलीमीटर तक का ब्लड प्रेशर रिडक्शन मिला। और उसका देखिए ऑब्वियसली 15 से 20 मिलीमीटर आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन एक सिंगल मेडिसिन जो हम फुल डोज पे देते हैं वो 5 से 15 मिलीमीटर या 20 मिलीमीटर मैक्सिमम इतना ही ब्लड बीपी रिडक्शन कर पाती है। जो सबसे पोटेंट और सबसे स्ट्रॉन्ग मॉलिक्यूल्स भी होते हैं वो भी अपने फुल डोज में अगर एक दवा को हम देते हैं तो 15-20 मिलीमीटर ही कम कर पाती है। यही लॉजिक है कि क्यों ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट्स में हमको मल्टीपल दवाइयाँ देनी पड़ती है। जो लोग का 170-180 ब्लड प्रेशर होता है उनको दोनों तीनों दवाइयों के कॉम्बिनेशंस क्यों देने पड़ते हैं? उसका रीज़न ही यही है कि एक पर्टिकुलर दवाई का बीपी रिडक्शन की कैपेसिटी मैक्सिमम 5 से 15 मिलीमीटर होती है। तो मल्टीपल दवाओं को आप कॉम्बिनेशंस में यूज़ करके अलग अलग तरह से दवा एक्ट करेंगे तो बीपी ज़्यादा कम होगा।
अब इस ट्रायल में ऐसा पाया गया कि 15 से 20 मिलीमीटर तक का बीपी ऑलमोस्ट पाया गया। इनफैक्ट कई पेशेंट में तो 20 मिलीमीटर से ज़्यादा भी रिडक्शन देखा गया। तो उन्होंने ये पाया गया क्या कि ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है और इसके माध्यम से लोगों का 6 मंथ्स या काफ़ी लंबे समय तक भी बीपी रिडक्शन किया जा सकता है। सिंप्लिसिटी 2 ट्रायल यानी जो इसके बाद नेक्स्ट ट्रायल है उसका भी कंपैरेटिवली वो भी थोड़ी छोटी स्टडी थी, लेकिन उसमें भी इस तरह से वापस से इसको असेस किया कि वो ट्रायल भी इफेक्टिव पाया गया। हालांकि कंपैरेटिवली उसके रिजल्ट सिंप्लिसिटी 1 जितने अच्छे नहीं थे। ऑब्वियसली जो ट्रायल को जो बनाने वाला साइंटिस्ट है वो लॉन्च करता है तो उसमें रिजल्ट्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखते हैं, क्योंकि उसमें एक बनाने का बायस क्रिएट हो जाता है। ऑब्वियसली मैं काफ़ी वीडियोज़ में बोलता हूँ कि जो आदमी जो टेक्निक को प्रमोट कर रहा है वो अपने रिजल्ट्स बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी दिखाने की कोशिश करेगा। इसलिए अगर वो आदमी ट्रायल कर रहा है तो आपको उसको मानने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलता हूँ कि मैं एंजियोप्लास्टी ऐसी करता हूँ जिसका 100% रिजल्ट आता है और उसके बाद एक भी आदमी को कभी तकलीफ नहीं होती, तो वो गलत हो सकता है। क्योंकि मैं खुद कार्डियोलॉजिस्ट हूँ तो मैं अपने डेटा को थोड़ा बढ़ा चढ़ा के बता सकता हूँ, ये लाजमी है, क्योंकि ये फाइनेंशियल रीजंस या लोगों का अपना एक बायस अपनी टेक्निक को सुपीरियर दिखाने का एक जज्बा जो होता है उसकी वजह से लोग थोड़ा बहुत डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर कोई साइंटिस्ट खुद से स्टडी कर रहा है तो उसका डेटा थोड़ा कम रिलायबल होता है, लेकिन जहाँ पर जब बड़ी स्टडी या बड़ा ट्रायल होता है तो उस डेटा को आपको ज़्यादा तरजीह देनी पड़ती है, ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी पड़ती है। तो इसी हिसाब से इससे बड़ी ट्रायल जो आई थी वो सिंप्लिसिटी 3 ट्रायल आई थी। उसमें ऑन एन एवरेज इन्होंने काफ़ी पेशेंट, लगभग 300-400 पेशेंट्स को इन्होंने एनालाइज किया और इस ट्रायल में प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल था कि इन्होंने कुछ लोगों में रीनल डिनर्वेशन किया और दूसरे लोगों में कैथेटर तो अंदर लेके गए लेकिन वहाँ डिनर्वेशन नहीं किया। और ये पेशेंट्स को भी नहीं पता था, डॉक्टर्स को भी नहीं पता था कि किस पेशेंट में किया किस पेशेंट में नहीं किया। मतलब जो फॉलोअप कर रहे थे उन डॉक्टर्स को नहीं पता था, करने वालों को तो पता था, लेकिन जिन लोग ने फॉलोअप किया पेशेंट को, जो बीपी असेसमेंट कर रहे थे रेगुलर बेसिस पे, उनको नहीं इन्फॉर्मेशन दी गई कि उनको, जैसे ब्लाइंडेड ट्रायल बोलते हैं, कि उनको ये इन्फॉर्मेशन ही नहीं दी गई ताकि वो लोग झूठा इन्फॉर्मेशन ना दे सके, उनको कोई बायस क्रिएट ना हो। इसे डबल ब्लाइंडेड ट्रायल बोलते हैं। तो पेशेंट्स को भी नहीं पता था कि उनको ट्रीटमेंट दिया गया है कि नहीं और उनके डॉक्टर्स को भी नहीं पता था। फिर उन्होंने जब कंपैरेटिव एनालिसिस किया तो पाया कि कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं मिला और मेजॉरिटी ऑफ द पेशेंट्स में अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस मिला भी तो 4-6 महीने में सिंपैथेटिक फाइबर्स वापस से ग्रो हो गए और वहाँ पे पेशेंट को लॉन्ग टर्म सस्टेन बेनिफिट नहीं मिला। उसके बाद सिंप्लिसिटी 3 ट्रायल के बाद ये रीनल डिनर्वेशन का जो टेक्निक है वो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ फेम चला गया था और बहुत ज़्यादा लोग इसको फिर नहीं यूज़ कर रहे थे। उसके बाद स्पाइरल हाइपरटेंशन ऑफ और स्पाइनल हाइपरटेंशन ऑन मेडिसिन करके ट्रायल आई थी। ये दोनों ट्रायल्स को भी रीनल डिनर्वेशन को चेक करने के लिए ट्राई किया गया कि जो लोग को मॉडरेट टू सीवियर हाइपरटेंशन है वहाँ पे एम्बुलेटरी ब्लड प्रेशर टेक्निक से उनका चेक किया गया ब्लड प्रेशर, और ये सारे लोगों को दवाइयों के हिसाब से उनकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कितनी है उसको असेसमेंट किया गया। इसमें उन्होंने मॉडेस्ट ब्लड प्रेशर रिडक्शन यानी अराउंड 8 to 10 मिलीमीटर रिडक्शन तक का ब्लड प्रेशर का रिडक्शन उन्होंने पाया और एक आध दवा का डोज कम होते देखा। लगभग 6 to 8 मंथ्स में उनका रिजल्ट्स सस्टेन मिले। तो ये कंपैरेटिवली थोड़ी बेटर ट्रायल थी जिसमें रिजल्ट्स थोड़े पॉजिटिव मिले। सिंप्लिसिटी 3 ट्रायल में तो बहुत ही ख़राब रिजल्ट्स मिले थे, पर इसमें थोड़े बेटर रिजल्ट्स मिले। और उसके बाद एक स्पाइरल हाइपरटेंशन और एक रेडियल हाइपरटेंशन सोलो, ये ट्रायल्स भी आई थी जिसमें उन्होंने टेक्निक को थोड़ा सा रिफाइन किया और इसमें उनको थोड़ा सा सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर ड्रॉप मिला एज कम्पेयर टू जो बाकी शुरुआत की ट्रायल्स थी उनके कंपैरिजन में। रेडियल हाइपरटेंशन सोलो ट्रायल और स्पाइरल हाइपरटेंशन ट्रायल, ये दोनों ट्रायल्स में कंपैरेटिवली उनको थोड़े बेटर रिजल्ट्स मिले। लेकिन अभी भी जो ज़्यादातर डेटा है वो यही सजेस्ट करता है कि जो बीपी रिडक्शन है बहुत ज़्यादा सस्टेन नहीं होता, बहुत ज़्यादा लंबे समय तक नहीं होता। मैक्सिमम 8 to 10 मिलीमीटर्स तक का रिडक्शन आपको मिलता है, बहुत लंबे समय तक ये मेंटेन नहीं हो पाता। इनिशियल ट्रायल्स में जहाँ ऑलमोस्ट कुछ ट्रायल में तो इवन 32/20 मिलीमीटर्स यानी 32 मिलीमीटर सिस्टोलिक और 20 मिलीमीटर डायस्टोलिक इतना रिडक्शन भी दिखा दिया गया था। वो ट्रायल बाद में वो डेटा प्रूव नहीं हो पाया और ज़्यादातर पेशेंट में जो बीपी रिडक्शन आज के डेट में माना जाता है इस टेक्निक से वो 10 मिलीमीटर जैसा है। अब ऑब्वियसली इतना बड़ा इन्वेजिव प्रोसीजर अगर आप कर रहे हो पेशेंट पे तो आप चाहोगे कि कम से कम 5 दवा के बदले 4 ले लिया तो पेशेंट को बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला। आपको ऐसा चाहिए कि 5 दवा के बदले 1 दवा पे आ जाए या 0 दवा पे आ जाए, तो ही पेशेंट के लिए उसका बहुत ज़्यादा मतलब है, तो ही पेशेंट को वो करवाने का फ़ायदा है। अगर 5 दवा के बदले पेशेंट को 4 कर दिया या 4.5 कर दिया और वो भी 6 महीने तक ही मेंटेन रहा और फिर वापस से दवा उतनी की उतनी हो गई तो पेशेंट को कोई मतलब नहीं होगा, कोई खास फ़ायदा नहीं होगा। दूसरा, ये टेक्निक में भी काफ़ी फैलेसीज है
क्योंकि जो रीनल फाइबर्स हैं वो अंदर प्रॉपरली दिखते तो हैं नहीं, आपको अंदाज से करना पड़ता है। तो आप कैसे प्रूव करोगे कि जो फाइबर्स आपने काटे हैं वो सही फाइबर्स काटे हैं कि नहीं काटे हैं, एडिक्वेटली कटा भी है कि नहीं फाइबर्स कटे हैं। और दूसरा ये है कि वहाँ पे वैसो प्रेशर फाइबर भी होते हैं, वैसो डिप्रेसर फाइबर भी होते हैं। प्रेशर फाइबर नली को कंस्ट्रिक्ट करते हैं, डिप्रेसर फाइबर नली को डायलेट करते हैं। अब अगर आपने गलती से डिप्रेसर फाइबर को इनोवेशन में जला दिया तो उसमें आपको दिखाई तो कुछ दे नहीं रहा, अंदाज से ही आप कर रहे हैं, कोई तरीका भी नहीं है जिससे आप लोकेट कर सके कि कौन से फाइबर कहाँ पे है। आपने गलती से वैसोडिप्रेसर फाइबर का बंडल कर दिया तो बीपी और शूट अप हो जाएगा। तो इसलिए ये टेक्निक में एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा अभी रिसर्चेस तो चल रही हैं, लेकिन एज ऑफ नाउ बहुत रिकमेंडेड नहीं है। कई पेशेंट जो हमसे पूछते हैं कि ऐसा कुछ कर सकते हैं कि नहीं बीपी रिडक्शन करने के लिए, और दवा उनका कोई सर्जरी करके उनका बीपी की मेडिसिन को ख़त्म किया जा सकता है कि नहीं, तो वो आज के डेट में रीनल डिनर्वेशन उस चीज़ के लिए रिकमेंडेड नहीं है। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन है या जो बहुत ज़्यादा जिनका अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर है, उसमें एकाध दवा का वो कम करने के लिए या बाकी टेक्निक्स के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है, बाकी बीपी मेडिसिन के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है। कितना अच्छा रिजल्ट मिलेगा और कितने लंबे समय तक ये चलेगा वो कह पाना मुश्किल है। बाद में रेट्रोस्पेक्टिवली जो असेसमेंट्स है वो ज़्यादातर ऐसे कहते हैं कि इवन सर्जिकल सिंपैथेटिक में भी जो करते हैं उसमें भी सिग्निफिकेंट ब्लड प्रेशर रिडक्शन जो है खाली 27% केसेस में ही देखने को मिलता है। तो इसलिए रीनल सिंपैथेटिक डिनर्वेशन में आप बहुत परफेक्ट रिजल्ट का क्लेम नहीं कर सकते और बहुत परफेक्ट इसको जज करने का या प्रूव करने का कोई तरीका नहीं है। तो एज ऑफ नाउ ये टेक्निक अंडर रिसर्च ज़रूर है, लेकिन अपने रूटीन पेशेंट्स में हम यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि इसमें रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं। और ऑब्वियसली अगर किसी प्रोसीजर में 1,50,000 पेशेंट का खर्चा हो रहा है तो आपको उसको डॉक्यूमेंटेड रिजल्ट देना पड़ेगा, आपको प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि भाई 5 मेडिसिन के बदले मैंने आपका 2 कर दिया या आपका मेडिसिन का रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गया। कुछ डॉक्टर्स इंडिया में भी कर रहे हैं, पर एज ऑफ नाउ ज़्यादातर इसे एक्सपेरिमेंटल ही माना जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा डेटा अवेलेबल नहीं है। मे बी इन फ्यूचर ये टेक्निक का वापस से कोई मॉडिफिकेशन आए, फिर से रिसर्जेंस हो, फिर से इस डेटा में बहुत कुछ अच्छा वैल्यूएबल सपोर्ट मिले और फ्यूचर में ये टेक्निक रूटीन बन जाए तो हो सकता है लोगों की दवा की रिक्वायरमेंट कम हो जाए। लेकिन एज ऑफ नाउ बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है और मैं रूटीनली किसी भी पेशेंट को इस टेक्निक के लिए रिकमेंड नहीं करता हूँ। रीज़न बीइंग कि साइंटिफिकली एक्सेप्टेबल और परफेक्ट रिजल्ट हम पेशेंट को डिलीवर कर पाएंगे या नहीं, इसकी इस टेक्निक में एज ऑफ नाउ कोई गारंटी नहीं है। तो ये डाउटफुल ही है। रीनल डिनर्वेशन एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट ज़रूर है, लेकिन अभी रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं हैं और पिछले कई सालों से इस पर रिसर्च चल रही है। तो एज ऑफ नाउ पेशेंट्स को इसको रिकमेंड करने के लिए कोई सिग्निफिकेंट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। आज के टॉपिक में हमने रीनल सिंपैथेटिक डिनर्वेशन की टेक्निक के बारे में बात की, जो कि ब्लड प्रेशर रिड्यूस करने के लिए एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक तरीका है। लेकिन हाँ, ये टेक्निक आज के डेट में पेशेंट्स को रूटीनली रिकमेंड नहीं की जाती है क्योंकि इसके साथ जो डेटा है थोड़ा सा डाउटफुल है, थोड़ा कॉन्ट्रोवर्शियल है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स नहीं है। इसीलिए हम पेशेंट को श्योर शॉट रिजल्ट नहीं दे सकते, इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करते क्योंकि पेशेंट्स ऑब्वियसली बड़ा प्रोसीजर करवाते हैं तो रिजल्ट्स एक्सपेक्ट करते हैं, तो वो आज के डेट में डिलीवर नहीं कर सकते, इसलिए इसको रिकमेंड नहीं करते। तो अगर आपको कोई डॉक्टर रीनल डिनर्वेशन के लिए सलाह देता है तो डेफिनेटली आपको उसको रीथिंक करने की ज़रूरत है क्योंकि आज के डेट में इसके लिए बहुत साइंटिफिक एविडेंस अवेलेबल नहीं है। हमारे चैनल का बेसिक पर्पज़ ये है कि हार्ट और हेल्थ से रिलेटेड साइंटिफिकली करेक्ट इन्फॉर्मेशन हम आपके लाते हैं ताकि इस तरह के कंटेंट के लिए आपको भटकना नहीं पड़े, आपको डॉक्टर्स और फ्रेंड्स और रिलेटिव्स पे डिपेंडेंट ना होना पड़े। डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से सारी चीज़ें नहीं बता पाते हैं और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी से आधी गलत होती है, जिसको फॉलो करने से फ़ायदा होने के बदले नुकसान हो जाता है। हम चाहते हैं कि इस तरह कंटेंट आपके लिए इजीली अवेलेबल रहे ताकि आप उसको समझ सके, समझा सके, लाइफ को बेटर बना सके, पेशेंट की बीमारी को समझ सके, गलत चक्करों में ना पड़े, चीट ना हो जाए। यदि आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियोज़ को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि आपको लगता है कि कंटेंट आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के लिए यूजफुल है तो लिंक उनके साथ शेयर कीजिए। और यदि आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशंस है या कोई और टॉपिक पर आप चाहते हैं वीडियोस बनाएं तो नीचे कमेंट सेक्शन में उनके बारे में बताइए। फ्यूचर में उन टॉपिक्स को हम कवर करने का प्रयास करेंगे। अंत में मैं डॉक्टर नवीन अग्रवाल तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने इस टॉपिक को एंड तक देखा। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें। जो लोग इस कंटेंट को इंग्लिश में देखना चाहते हैं उनके लिए रिसेंटली डॉक्टर नवीन अग्रवाल कार्डियो केयर इंग्लिश का मैंने चैनल स्टार्ट किया है, आप उस कंटेंट को इंग्लिश में भी देख सकते हैं।